हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में पोएम नंबर 17 कश्मीर। कश्मीर एक प्राकृतिक दृश्य है जिसका वर्णन वीरेंद्र मिश्र जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से किया है, जो हमारी संस्कृति का परिचय कराया जाता है। कश्मीर एक पृथ्वी पर का स्वर्ग भी माना जाता है और देखते हैं कि वीरेंद्र मिश्र जी ने किस प्रकार इसका वर्णन किया है। उनका जन्म माना जाए तो 1933 ईस्वी और निधन सन 1999 ईस्वी में माना जाता है। वीरेंद्र मिश्र जी का जन्म मरई मध्य प्रदेश में हुआ था। ये आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर रहे थे। ये नवगीत विधा के गीतकार थे और फिल्मों में गीत भी लिखते रहते थे और फिल्मों के गीत कई सारे शायद उन्होंने लिखे हैं जो हम गुनगुना भी सकते हैं। इनके मुख्य काव्य संग्रह है गीतम, अविराम, अचल, मधुबंती, लेखनी, बेला, जुलसा है, छाया, नट धूल धूप पे, काले मेघा पानी दे तथा शांति गंधर्व। इन्हें देव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, यानी कि वो एक विशिष्ट कवि भी मानी जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी कृति लिखने के बाद भी उन्हें पुरस्कार और निराला पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कश्मीर काव्य में सौंदर्य एवं संस्कृति का परिचय कराया जाता है। देखते हैं पंक्तियों में कि किस प्रकार उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। जहाँ बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन, उड़ते हैं पंछी सैलानी, खिलता शालीमार चमन। भ्रमर बजाते शहनाई, किरणों की मालिन आई, झील किनारे वह डलिया भर धूप बिखेरे बजरी में। अर्थात जहाँ बर्फ़ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। यानी कि कश्मीर को नावों की नगरी कही है, फूलों की घाटी कही है और जहाँ बर्फ़ की राजकुमारी है, ऐसा प्रदेश जो सारा बर्फ़ से ढका हुआ है, फूलों से लदा हुआ है और हम सब वहाँ चले और घूमें, ये कवि हमें कहना चाहते हैं। सन 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 सनन सनन गाता फिरता गीत पवन, अर्थात जो सुंदर फूलों, सुंदर वातावरण और सुंदर हवा से जो हवा की आवाज़ आती है, वो कवि की भाषा में सनसन करती हुई है। इससे ऐसा लगता है कि मानो गाने के स्वर उभर कर आ गए हो, यानी कि कोई गीत गूंजता हो। इस प्रकार का हवा की आवाज़ आती है, सन हवा गीत लहराती है, ऐसा हमें महसूस होता है। उड़ते हैं पंछी सैलानी मानी कि वहाँ के घूमने फिरने आने वाले लोग, मुसाफिर जो इधर उधर पंछी की तरह घूमते हैं। खिलता शालीमार चमन माने कि बाग, यानी कि सैर सपाटे पर जो आए हुए लोग हैं, जो घूमने आए हुए लोग हैं, वो पंछियों की तरह इधर उधर बहुत ही शालीमार बाग में खिल जाता है, ऐसा हमें महसूस होता है। भ्रमर बजाते शहनाई, किरणों की मालिन आई। भ्रमर यानी कि गूंज करती जो आवाज़, गुनगुनाहट, चारों ओर जो फूल है और फूलों के आसपास आपको तो मालूम ही है कि भौरे तो होंगे ही, तो भौरों की गुनगुनाहट आती है और वो जो गुनगुनाहट है वो शहनाई से निकलती हुई मधुर आवाज़ हो, स्वर हो, ऐसा हमें महसूस होता है। और किरणों की मालिन आई सुबह में दृश्य देखा जाए तो इतना सुहाना है, जाने कि हम वहाँ ही रह जाए, वह वातावरण वही रुक जाए और हमेशा उस वातावरण को ही अनुभव करते रहे। झील किनारे वह डलिया भर धूप बिखेरे बजरी में, अर्थात घोर जो सूर्य की किरणें हैं, जो किसी मालिन की तरह लगती है। मालिन मीन्स उसकी मालकिन हो और लगता है कि एक किरणें मालिन जो बनकर आई है, वो झील के किनारे अपनी जो डालियां हैं वो धूप को निकाल कर बजरी पर बिखेर रही हो, यानी कि किसी पर वो बिखेर रही हो अपनी धूप। जैसे सुबह में पीली किरणें लगती है और पीली किरणों में और सुंदर वातावरण, फूलों का, हवा का, और उस पर जो धूप पड़ती है वो बहुत ही आह्लादक
लगती है। यानी कि ये पूरी पंक्ति में पूरे वातावरण की बात कवि ने कही है। इसका अर्थ आप इस प्रकार लिख सकते हैं पद 1 और 2 का। पद 3, जंगल जंगल होड़ लगी है, तितली और टिटहरी है, कभी हवा आ जाती है, नई गजल गा जाती है, तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है, मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है, चरवाहे की बंसी छिड़ती नील गगन की छतरी में। अर्थात वहाँ खूब घना जंगल भी है और जंगल में तितलियों और टिटरियों की होड़ लगी हुई है, क्योंकि जंगल होंगे तो ये सारे पशु पंछी विविध प्रकार के बहुत ही सुंदर आवाज़ निकालते होंगे। तो उस जंगल की होड़ में घटादार वन के अंदर बहुत ही सारी तितलियां हैं, रंग बिरंगी तितलियां हैं, टिटहरियां हैं और सुंदर होड़ लगाए हुए हैं। और जब हवा चलती है तो एक नई गज़ल आ जाती है, एक नया स्वर सुनाई देने लगता है। तब मखमली गलीचों पर कुछ मस्ती सी छा जाती है और दूर से देखा जाए तो जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई एक दूब जैसी लगती है कि जैसे मखमल के गालीचे बिछाए हुए हैं, मानो जमीन पर कालीन बिछे हुए हैं। इतना सुंदर दृश्य लग रहा है, इतनी सुंदर धरती लग रही है। मौसम कभी बदलता है, सपना कभी मचलता है। अर्थात कभी मौसम बदल जाता है, कभी ज़्यादा धूप आ जाती है, कभी ठंडी हवा आ जाती है, कभी सनसन हवा से नया नया सुर निकलता है और मानो जाने कि हम कल्पना में डूब जाते हैं और ऐसे दृश्य में बदलाव आ जाता है। हमारा मन कल्पना करने लगता है कि हाँ, ऐसा सुंदर दृश्य, चाहे हम उस दृश्य के आगे बैठे ही रहे, उसको निहारते रहे, देखते रहे। और आगे कवि ने ये भी कहा है कि चरवाहे की बंशी छिड़ती नील गगन की छतरी में। अर्थात कहीं चरवाहे जो भेड़ बकरियां लेकर वहाँ चराने के लिए आते हैं, घास खिलाने के लिए आते हैं, जो बंशी के मधुर स्वर वातावरण में भिन जाते हैं। यानी कि वहाँ बंसी बजाते हैं और चरवाहे के पीछे पीछे नील गगन की छतरी, यानी कि खुला आकाश है और नीचे इतनी हरियाली है और हरियाली में चरवाहा अपने भेड़ बकरियों को लेकर चराता है। वो दृश्य, वो वातावरण इतना ही सौंदर्य है, इतना आह्लादक है कि कभी बस उसको देखते उसका वर्णन करके थकते ही नहीं हैं। तो आप इस प्रकार नंबर 3 पंक्ति का आशय स्पष्ट या अर्थ समझने के लिए लिख सकते हैं। नंबर 4, पल छिन किसी बहाने से, गुजरे हुए जमाने से, बस्ती करती बात जहाँ है, दूर खड़े वीराने से, चश्मे जहाँ हिमानी है, फूल जहाँ रुमानी है, हिल हिल कर कहते पत्तों से, चाँद छुपा है बदली में। यहाँ चश्मे हिमानी है और फूल रुमानी है, ऐसे दो अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं कि चश्मे किस प्रकार के लगते हैं तो हिमानी, और फूल कैसे लगते हैं तो फूल रुमानी। इसका अर्थ इस प्रकार कवि ने बताया है कि यहाँ कहीं बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान है, क्योंकि खुला है और वातावरण सुंदर है और अलग अलग जगहों पे दूर दूर स्थान पर अलग अलग मकान है या लोग रहते हैं, और अलग अलग स्थान पर निर्जन स्थान, यानी कि कहीं ऐसा भी विस्तार है कि जहाँ कोई इंसान भी नहीं रहता, सिर्फ घूमने के लिए आते हैं तो दिन का दृश्य सुंदर लगता है, लेकिन रात में अपनी अपनी जगह पे सब चले जाते हैं। यानी कि वो पल छिन कभी अनजाना लगता है और गुजरे हुए ज़माने से, यानी कि बहुत अलग, थोड़ा अलग भी लगता है, और जैसे एक दूसरे से संपर्क साधते हो, क्योंकि वहाँ तो अलग अलग लोग आएंगे, मुसाफिर आएंगे, मिलेंगे, और ठंडे पानी के अनेक स्रोत भी वहाँ पाए जाते हैं, और साथ में सुंदर घाटी है, सुंदर बस्ती है, और हिल हिल कर पत्तों से चाँद छुपा बदली में। अर्थात फूलों को देखकर लगता है जैसे वे अपने पौधों को अपने पत्तों से बातें कर रहे हैं, और देखिए चाँद की बदलियों में लुप्त हो जाता है, यानी कि चाँद छुप जाता है, वैसे ही बारी बारी पौधे और पत्ते एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। ऐसा सुंदर और मार्मिक और बहुत ही बारीकी दृष्टि से देखने वाले कवि
का वर्णन हम शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद उसको देखने के लिए, उसको सोचने के लिए बहुत समय चाहिए। लेकिन आज ये कवि ने कश्मीर काव्य में बताया है, तो शायद हम कहीं घूमने जाएंगे तो इतनी बारीकी दृष्टि से जो अगर निरीक्षण करेंगे तो हम भी ऐसी कल्पना को पा सकेंगे, ऐसा अनुभव कर सकेंगे। आप इसका अर्थ इस प्रकार लिख सकते हैं। आगे की पंक्ति है कि जल में खिली रुमाइयाँ, बंजरों की अंगड़ाइयाँ, चले शिकारे संग में चलती बांगों की परछाइयाँ, प्रेम कथाएं विल्हड़ की कौन कहे गाथा मन की, झेलम सोई तारों वाले नभ की झील मसहरी में। अर्थात झील की बात की गई है कि जहाँ सुंदर पानी का झरना हो, झीलों और सरोवरों के जल जो अंगठेलियाँ करते रहते हैं, यानी कि जो पानी गिरता है जल में, जो झील होता है, सरोवर होता है, उसमें से पानी इस प्रकार निकलता है, इस प्रकार अंगड़ाइयाँ लेती है, जो उनके स्वर से रुमाइयों के सुनने का आनंद मिलता है। अर्थात कि उसकी जो पानी की आवाज़ आती है वो भी एक संगीत बनता है, एक सुर बनता है। उसको सुनने का, शांति से सुनने का बहुत ही आनंद मिलता है। सरोवर के जल में तैरते हुए जो बड़े बड़े नाव है वो हिलते हैं, डूबते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते हैं, ऐसा हमें नज़र आता है। दूर से देखते हैं तो वो झील के किनारों में से पानी निकलने वाले, लोग अंदर जाने वाले बड़े बड़े जो नाव होते हैं, जो कभी कभी डोलते हैं, कभी हिलते हैं, तो हमें वो दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है। प्रेम कथाएं विल्हड़ की कौन कहे गाथा मन की। अर्थात पानी पर शिकारे जो लंबी नावें चलती हैं, तो पानी के आसपास बगीचों की परछाइयाँ दिखाई देती है। यानी कि पानी है और पानी के अंदर आप बारीकी दृष्टि से देखें तो ऊपर से वो दृश्य पानी में परछाइयों की तरह दिखता है। उसकी परछाइयाँ बगीचे में और उसके पानी में दिखाई पड़ती है। शिकारों के चलने पर ऐसा लगता है जैसे बाणों की परछाइयाँ शिकारों के साथ साथ चल रही हो। यानी कि वहाँ शिकारी भी आते हैं और शिकार करते करते वो परछाइयाँ शिकारों के साथ भी पानी में दिखाई पड़ती है। झेलम सोई तारों वाली नभ की नील मसहरी में। अर्थात इस भूमि पर जगह जगह पर अलग अलग प्रेम कहानियाँ, प्रेम कथाओं के दर्शन होते हैं और ऐसे माहौल में अन्य कहानियों के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलता। यहाँ तो सिर्फ झेलम नदी सितारे जो मसहरी में सोई सी लगती है। यानी कि इस पंक्ति के अंदर पूरा झील और सरोवर के वर्णन की बात की गई है, जो सुंदर तरीके से पानी गिरता है और पानी गिरने के अंदर जो अंदर नाव चलती है, वो नाव किस प्रकार चलती है। नाव के साथ साथ और कोई प्रेम कथा की या विल्हड़ की हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ उस पानी में जो अलग अलग आवाज़ बनती है, सितारे बनते हैं, उसको हम सिर्फ सुनकर उसको महसूस कर सकते हैं। आप इस पंक्ति का आशय इस प्रकार लिख सकते हैं। नंबर 6, अमरनाथ की राहों में, शेष नाग की बाहों में, पश्चिमा ध्वज फहरा रहा है देवदारू की छाहों में। मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है, दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, चलो चले फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में। अंत में हमें मालूम ही है कि कश्मीर का तीसरा हिस्सा हमारे पास नहीं है और वहाँ बहुत ही गंभीर स्थिति मानी जाती है और वो हमारी आन है, शान है। और वहाँ हमारे भारतीय युवा कई लोग आतंकवाद में फंसकर मर गए हैं और उसकी रक्षा करते करते, लेकिन उस घाट की, उस जो फूलों की नगरी है, नावों की नगरी है, बर्फीली जो पहाड़ी है, जो हमारी पगड़ी है, जो हमारी इज्जत है, वो शान कहीं नीचे ना गिर पड़े। इसलिए कवि हमें अंत की पंक्ति में बताना चाहते हैं कि इस प्रदेश में अमरनाथ जैसी पवित्र गुफा और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है। यानी कि अमरनाथ की गुफा है और शेषनाग जैसा विशाल सरोवर है। और पूरा प्रदेश देखा जाए तो देवदारू के बड़े बड़े वृक्षों से भरा पड़ा है, क्योंकि वहाँ के विस्तार में बहुत सारे अच्छे देवदार के वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं। और हमारा तिरंगा झंडा शान फहरा रहा है और वहाँ हमारा ध्वज भी लहराया जाता है। पर यह हमारा कश्मीर है। आज हमारे कश्मीर पर
दुश्मन की कुटिल निगाहें हैं। समस्या भी जटिल है, मन हमारा गंभीर है और हमारा कश्मीर हमारे हाथ में नहीं है, पूरा कश्मीर हमारे हाथ में नहीं है। पर हे वीर जवानों, तुम सतर्क रहो, इस बात का ध्यान रखो कि हमारे कश्मीर पर आँच न आए, हमारी बर्फीली पगड़ी को चोट न पहुँचे। और आओ फूलों की नगरी में, फूलों की घाटी में, नावों की नगरी में चले और उसके दर्शन करें, उसके वातावरण का उसका जो सौंदर्य है उसको निहारे। बस अंत में कवि इसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे वीर जवान, जो आपके लिए भी ये संदेश है कि आप भी इस देश के वीर जवान हैं और हमेशा हमारे कश्मीर पर आँच न आए, ये हमें ध्यान में रखना है। आप इस प्रकार इस पंक्ति का अर्थ लिख सकते हैं और अपनी नोटबुक में 6 पंक्तियों का आशय स्पष्ट आपको लिखना है। थैंक यू।